हेलो एवरीवन। नमस्ते। आज मैं आपको थोड़ा सा हियरिंग लॉस और हियरिंग एड्स के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको हम हियरिंग लॉस के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, पैंडमिक की वजह से सब लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है, थोड़ी दूरी बनानी पड़ रही है जिसे सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, और सारी मीटिंग, सारे कॉल्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह हो रही हैं। तो हियरिंग लॉस एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत बारी निग्लेक्ट कर देते हैं और हम उसको समझ में नहीं पाते। बट आज की जो परिस्थितियां हैं, इसकी वजह से, हियरिंग लॉस की वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हियरिंग लॉस होता क्या है? हियरिंग लॉस की वजह से क्या होता है? हियरिंग लॉस की वजह से जब आप अपने लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, अपनी बात समझा नहीं पाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, उसके लिए हम आपको हियरिंग लॉस के बारे में समझाना चाहते हैं। वी वॉन्ट यू टू हेल्प, वी वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हियरिंग लॉस। क्या हियरिंग लॉस इज़ अ मैटर मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सही में हियरिंग लॉस की वजह से डेथ का रिस्क होता है? एक सज्जन थे, उनको सुनने की शक्ति काफ़ी कमज़ोर थी और वो हियरिंग एड लेके गए। हियरिंग एड लेने के बाद वो रोज़ सुबह वॉक पे जाते थे हियरिंग एड पहन के। एक दिन वो अपना हियरिंग एड घर में भूल के वॉक में चले गए। जब वो वॉक कर रहे थे तो पीछे से एक कार वाले ने उनको हॉर्न मारा। हॉर्न मारने से कार वाले को क्या लगा, मैं हॉर्न मारूंगा, इनको सुनाई दे जाएगा, ये हट जाएंगे। पर उनको तो सुनाई नहीं देता था, वो हियरिंग एड पहन के भी नहीं आए थे, जिसकी वजह से उनको चोट लगी और उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि हियरिंग लॉस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जब लोगों को हियरिंग लॉस होता है तो वो कैसे बिहेव करते हैं? आपने कभी सोचा है या आपने कभी नोट किया है कि वो कैसे बिहेव करते हैं? वो कभी अपने कानों पे हाथ रखते हैं, या फिर वो आपसे दोबारा पूछते हैं, या फिर आपको जिस सिर्फ एक मुस्कुराहट देख के चले जाते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा आपको फील कराते हैं कि शायद उन्होंने सुन लिया। या फिर वो भी ना आगे होके बैठते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आप उनको नॉइज़ी इन्वायरमेंट्स में लेके जाएं, जैसे रेस्टोरेंट्स में या मूवीज़ में या बर्थडे पार्टीज़ में, उनको सुनने में और समझने में काफ़ी मुश्किल होती है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि मुझे सुनाई दे रहा है पर अगला वाला बंदा धीरे बोल रहा है, या फिर मुझे सुन के समझ नहीं आ रहा है। तो उसमें भी एक्चुअली हियरिंग लॉस होता है, बट समझ में नहीं आता है। आपने कई बार सुना होगा लोगों के मुंह से ऐसे कुछ क्वेश्चंस, क्या बोला आपने, फिर से बोलिए, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, मैंने सुना नहीं, मैंने सुना तो सही पर मुझे समझ नहीं आया, आपने बहुत जल्दी से बोल दिया, या आपने बहुत धीरे बोल दिया। ये क्वेश्चंस आप अक्सर सुनेंगे ऐसे लोगों के अराउंड में जिनको हियरिंग लॉस होता है। अगर आपको लगता है कि आपको हियरिंग लॉस है, तो आप डेफिनेटली नियर बाई क्लिनिक जाके, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी जांच कराइए। हियरिंग लॉस की जांच में होता क्या है? क्या होती है हियरिंग लॉस की जांच? सबसे पहले आपका कान देखा जाता है, जिसे फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। ऑटोस्कोप से आपके कान का अंदर का पार्ट देखा जाता है। ट्यूनिंग फोक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक स्टील की तरह यू शेप का बार होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस करके आपका एक असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद प्योरटोन ऑडिमेट्री, जिसमें हेडफोन्स आपके कानों पे लगा के आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह की टोन्स, साउंड, पीप पीप आवाज़ें दी जाती हैं,
इसमें आपको बताना होता है कि आपको कैसी कौन सी सुनाई दी और ऑडियोलॉजिस्ट को जज करता है। इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री में एक छोटा सा प्रोब आपके कान में लगाया जाता है और वो प्रोब से हम देखते हैं कि आपको जो सुनने की दिक्कत है वो कहाँ किस लेवल में है, आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है कान में। उसके अलावा आते हैं स्पीच टेस्ट। स्पीच टेस्ट ये देखे जाते हैं कि जब आपको नॉइज़ी एनवायरनमेंट में कोई स्पीच स्टिमुलेशन प्रेजेंट करते हैं तो आप उसको कितना समझ पा रहे हैं और कितना रिएक्ट कर रहे हैं। ये थे एक तरह के टेस्ट। एक और तरह की श्रेणी होती है टेस्टिंग की, जिसे हम बोलते हैं ऑटोकॉस्टिक एमिशंस, बैरा एंड रिफ्लेक्सोमेट्री। ऑटोकॉस्टिक एमिशंस में एक कान में प्रोब लगा के कहीं पे भी आपको अगर ब्लॉकेज है तो कान में पता चल जाता है ऑडियोलॉजिस्ट को। नॉर्मली ये टेस्ट बड़ों में भी किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर बच्चा जो पैदा होता है 24 घंटे बाद, उसके पैदाइश के 24 घंटे बाद ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे एक स्क्रीनिंग कहते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, जिससे हमें पता चलता है कि पैदाइशी बच्चे में कोई सुनने की दिक्कत तो नहीं है। अगर ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, अगर ये फेल होता है तो उसके बाद के नेक्स्ट टेस्ट और आगे आपको ऑडियोलॉजिस्ट से आप बात करेंगे, जो भी वो आपको गाइड करेंगे। बैरा एक टेस्ट होता है जो आपके वेव फॉर्म को समझ के आपके सिर पे, माथे पे, सब जगह एक इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जिससे आपके इन डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, जो हम बाकी टेस्ट से कोरिलेट करते हैं। अब अगर आपको पता चल गया कि आपको हियरिंग लॉस है, अब क्या? अब आप क्या करेंगे? आपको मैं समझाती हूँ पहले हियरिंग लॉस होता कैसे है। अगर आप मेरी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं तो एक ये ह्यूमन ईयर का पिक्चर है। इसमें अगर आपको कुछ दिख रहा हो, कुछ पीले पीले साउंड्स जो हैं वो आके जा रहे हैं, वो बेसिकली ये जो बाहरी कान है आपका, इसको हम पिन्ना बोलते हैं। इसके बाद आपका एक कैनाल अटैच्ड होता है। साउंड जो है पिन्ना से एंटर करके कैनाल में जाके बोन्स को टच करके कान के अंदरूनी पार्ट तक जाती है। जब साउंड यहाँ पे ट्रैवल करती है तो ये उसके बाद ब्रेन तक जाती है और जब हम सुन के समझते हैं। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी मुश्किल हो, या कोई ब्लॉकेज हो, या इन्फेक्शन हो, या किसी तरह की चोट लगी हो, या एजिंग की वजह से हियरिंग लॉस हो, तो आपको सुनाई की शक्ति कम होती है। अब आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आएगी और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए किसको दिखाना और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। अभी आपने देखा जो हमारे कान के भाग थे, उसमें कान में आवाज़ बाहरी कान से अंदर की तरफ जा रही थी, उसके बाद वो बोन्स को टच कर रही थी, उसके बाद वो अंदरूनी कान में जाके हमारे ब्रेन तक जा रही थी। अगर आपको बाहरी कान में कोई दिक्कत हो, या तो आपके कान में कुछ पस हो, पानी हो, या फिर आपने कभी ईयरबड से क्लीन करते हुए कान को डैमेज कर दिया हो गलती से, या फिर किसी एलर्जी, कोई किसी तरह की एलर्जी है, या फिर किसी की चोट लगने की वजह से या थप्पड़ मारने की वजह से आपके कान में छेद हो गया हो, या आपके कान में बहुत सारी वैक्स हो, अगर ये सब कारण से हियरिंग लॉस होता है तो उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं। वो दवाइयों से या फिर सर्जरी से ठीक होता है। इसमें नेक्स्ट प्रकार का लॉस होता है मिक्स्ड लॉस। मिक्स्ड लॉस में क्या होता है, आपके कहीं कान के आउटर, मिडल और इनर ईयर में से किसी भी दो पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, या आउटर या मिडल में, या मिडल या इनर में, ऐसे में। मिक्स लॉस में जेनेटिक्स की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, या किसी तरह की चोट लगने से, या एक्सीडेंट होने से, या सर पे कुछ घातक चोट लगने से होता है। इसमें भी इलाज, जो दवाइयाँ, सर्जरी या फिर हियरिंग एड्स होता है, वो जब आप क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट के पास एंड ENT डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। तीसरा आता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कैसे होता है और ये क्या होता है? इसमें जो हमारे अंदरूनी कान होता है उसमें कुछ बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। वो कैसे ख़त्म होते हैं? वो या तो उम्र के कारण ख़त्म हो जाते हैं, एजिंग की वजह से लॉस होता है,
या आपने बहुत ज़्यादा नॉइस एक्सपोजर में काम किया है, या आजकल हम देखते हैं कि सब लोग बड़े बड़े हेडफोन्स या छोटे छोटे कान में हेडफोन्स लगा के सारा टाइम बहुत लाउड म्यूज़िक सुनते रहते हैं, उसकी वजह से जिसे हम नॉइस डैमेज लॉस, नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस बोलते हैं, या कुछ दवाइयाँ जो आपको लेनी पड़ती है अपनी जान बचाने के लिए, उसकी वजह से लॉस होता है, या फिर ब्रेन में किसी ट्यूमर की वजह से लॉस होता है, या फिर कोई बड़ा सा बम ब्लास्ट की वजह से लॉस होता है। जैसे ये बहुत ज़्यादा आर्मी वाले लोगों में होता है, क्योंकि जब उनके कान के आसपास जाके जब बम फटता है तो उनकी बिल्कुल सुनाई की शक्ति चली जाती है। सेंसरी हियरिंग लॉस में ज़्यादातर आपका जो ट्रीटमेंट होता है ये होता है हियरिंग एड्स या कॉक्लियर इम्प्लांट। मैं आपको थोड़ा सा आज सिर्फ हियरिंग एड्स के बारे में बताऊंगी। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे हियरिंग एड्स होते क्या हैं। पहले मैं उससे पहले आपको ये समझाना चाहूँगी कि आपने देख तो लिया है कि 3 प्रकार के लॉस होते हैं, कंडक्टिव, मिक्स एंड सेंसरी न्यूरल। पर इसमें भी अलग अलग तरह की डिग्री होती है, जिसे हम माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड की ब्रॉड कैटेगरीज में डालते हैं। माइल्ड मतलब बहुत हल्की सी प्रॉब्लम, मॉडरेट मतलब थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, थोड़ी दूर से समझ नहीं आता या सुनाई नहीं देता है। सिवियर मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम, जैसे उनको बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में फ़र्क होता है। प्रोफाउंड मतलब जिसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है और ज़्यादातर साउंड्स जो है वो वाइब्रेशंस के थ्रू फील कर पाते हैं। ये 4 कैटेगरी ऑफ हियरिंग लॉस होते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि हियरिंग लॉस की डिग्री क्या होती है, हियरिंग लॉस का टाइप क्या होता है। पर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या करना, अब आपको हियरिंग लॉस ट्रीट करना। इफ़ यू ट्रीट हियरिंग लॉस, गुड थिंग्स कैन हैपन। सो इफ़ यू वांट टू हियर वेल, यू हैव टू ट्रीट हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस ट्रीटमेंट के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शंस होते हैं, सर्जरी, मेडिकेशंस या फिर हियरिंग एड्स। मैं आज आपको थोड़ा हियरिंग एड्स के बारे में बताना चाहूँगी। हियरिंग एड्स बहुत तरह के होते हैं। छोटे से छोटा होता है जो बिल्कुल कान के अंदर जाता है, और थोड़ा बड़ा होता है जो कान के पीछे जाता है। इसमें हम इसको BTE, RIC, इन द ईयर, इन द कैनाल, कम्प्लीटली इन द कैनाल या इनविजिबल इन द कैनाल की कैटेगरीज में डालते हैं। बहुत सारे लोग आके वो हमें पता बोलते हैं कि मुझे छोटा सा छोटा हियरिंग एड चाहिए। तो काफ़ी जगह पे मैंने ये देखा है कि लोग छोटा सा छोटा हियरिंग एड मांगते हैं, और लोग उनको जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं या नॉन प्रोफेशनल्स हैं या जिनको थोड़ी सी इसके बारे में कम समझ है, वो उनको छोटा सा छोटा हियरिंग एड दे देते हैं। वो अगर उनको सूट करे ना करे वो ये भी नहीं देखते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें दिखने में छोटा हियरिंग एड बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो कान के अंदर चला जाता है और वो किसी को दिखता नहीं है। बट उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें वो फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हर लॉस को हर हियरिंग एड सूट नहीं करता है। अलग अलग तरह की हियरिंग लॉस में अलग अलग हियरिंग एड्स लगते हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी तरह का हियरिंग एड लग सकता है, बट वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो आपको ऑडियोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे। वो आपको बैठ के ये सब चीज़ें समझाएंगे और आप लोग मिल के फिर इसका डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा वाला हियरिंग एड लग सकता है या लगाना है। एक अच्छी बात यह है कि जिनको जब पता चलता है कि हमको हियरिंग लॉस है और उनका ट्रीटमेंट हियरिंग एड्स ही है, तो वो जब हियरिंग एड्स लगाते हैं आगे चलकर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। जैसे कि उनको कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं होता। कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब उनकी मेमोरी अच्छी रहती है और उनके जो समझ के काम करने वाले हैं वो अच्छे रहते हैं। जैसे बहुत बारी लोग बोलते हैं कि ये तो कुछ याद ही नहीं रखते आजकल, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आता, मैं कुछ भी बोलती हूँ भूल जाते हैं, अलग ही दुनिया में रहते हैं। ऐसी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आपने सुनी हो तो वाइफ्स करती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब उनको हियरिंग लॉस होता है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट नहीं करने में या देर से करते हैं। तो जब उसको टाइमली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से जब वो हियरिंग एड लगा लेते हैं एक्सेप्ट करके, तो उनको कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं होता है। और ये चीज़ बहुत समझने की बात है कि अगर आपको हियरिंग लॉस है और आपने टाइमली हियरिंग एड लगा दिया है तो आपका ब्रेन का फंक्शन, मेमोरी, कॉग्निशन, ये सब आगे चल के अच्छा रहेगा। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लगा लिया। अब क्या, हियरिंग एड लगा लिया,
हियरिंग एड से सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। तो हियरिंग एड लगाने के बाद एक अडेप्टिंग पीरियड होता है। मतलब हियरिंग एड लगाने के बाद हियरिंग एड के साथ आपके ब्रेन को एडजस्ट करने में जो आप साउंड सुन रहे हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है। वो अडेप्टिंग पीरियड कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और इसमें हमें करना क्या चाहिए वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने हियरिंग एड लगा लिया, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है, अब हमें सब कुछ सुनाई देगा। हम बच्चे भी सोचते हैं कि आज मम्मी पापा को हियरिंग एड लग गया, अब ये कल से सब सुनेंगे। जिनके बच्चों को हियरिंग लॉस होता है उनके माँ बाप सोचते हैं अब इन्होंने हियरिंग एड लगा लिया, अब ये कल से सब सुनेंगे। ऐसा नहीं होता है। सुनना एक अलग चीज़ होती है, सुन के समझना एक अलग चीज़ होती है। इसमें जो अडेप्टिंग पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले एज। एज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका हियरिंग एड अडेप्ट करने में। क्योंकि अभी जो आपने सुन के समझा वो आपकी नसें उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। एक आता है एनवायरनमेंट। आप उसको क्या से एनवायरनमेंट में सुन रहे हैं। अब आप हियरिंग एड लगा के सीधा एक बोर्ड मीटिंग में जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा हियरिंग लॉस है, 20 साल से हियरिंग लॉस है, 25 साल से लॉस है, और आपने कभी हियरिंग एड नहीं पहना और आज आपने फर्स्ट टाइम हियरिंग एड पहना और आपने बोला कल तो मैं जा रहा हूँ बोर्ड मीटिंग में और मैं सबकी बात सुनूंगा। ऐसा नहीं होता। हियरिंग एड को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आप कितने घंटे हियरिंग एड पहन रहे हैं, हाउ मेनी आवर्स ऑफ हियरिंग एड यू वेयरिंग, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जब हियरिंग एड आप फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो हर किसी को हियरिंग एड अच्छा नहीं लगता है पहली बार लगाने से। तो उसको हम नंबर ऑफ़ आवर्स बताते हैं दिन में कि आज कितने घंटे पहनना, कल कितना, परसों कितना, उसके बाद कितना, ताकि एक एडजस्टमेंट टाइम उनको मिले। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत बारी ये भी होता है कि जब हियरिंग एड किसी को हम नया नया लगाते हैं और वो उनको पहनना नहीं आता है, वो गलत पहन लेते हैं और बोलते हैं कि हियरिंग एड से सुनाई नहीं दे रहा या समझ नहीं आ रहा। तो सही तरीके से पहनना वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक और चीज़ बहुत जो इम्पॉर्टेंट है वो बहुत बारी लोग बैटरी को उल्टा डाल देते हैं और बोलते हैं हियरिंग में से आवाज़ नहीं आ रही है। तो बैटरी सही से कैसे डालना वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जो हियरिंग एड जब लेते हैं, जब उनको फिटिंग होती है हियरिंग एड की, तो उनके फैमिली मेम्बर क्या सोचते हैं कि अच्छा अब इनको हियरिंग एड लग गया, अब इनको ये सब चीज़ें सिखा दी, समझ आ गई, अभी कर लेंगे। शुरू शुरू में ज़्यादातर एल्डरली लोग जो होते हैं उनको ये सब में बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है क्योंकि वो एक नई चीज़ लगा रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनको आदत नहीं है, उनको समझ नहीं आता, उनको समझाना पड़ता है। तो जो घर के जो बाकी लोग हैं, उनके बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन या पोते पोतियाँ, वो उनको गाइड करें और उनको समझे और हेल्प करें, तो उनके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है हियरिंग एड को एक्सेप्ट करना। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी कोई आप सदस्य घर का या बड़े बुज़ुर्ग हियरिंग एड के लिए जाते हैं तो आप साथ में ज़रूर जाइए, आप उसको समझिए और उनको हेल्प करिए ताकि वो हियरिंग एड को ईज़िली एक्सेप्ट करें, अच्छे से पहने, ढंग से पहने और उनको उस हियरिंग एड से फ़ायदा मिले। Adapting to a hearing aid takes time. Good things do take time. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी कि हियरिंग एड अडेप्टिंग में टाइम लगता है और वो टाइम के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। बहुत बारी इंडिया में लोग आके बोलते हैं कि मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे ये अच्छा नहीं दिखता, मैं लोग मुझे बूढ़ा बोलेंगे, मुझे बहरा बोलेंगे। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिसर्च बोलता है 70% जो हियरिंग एड लोग पहनते हैं दे आर नेवर एम्बैरेस्ड, मतलब उनको हियरिंग एड पहनने में शर्म नहीं आती है। हियरिंग एड आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है अगर आपको हियरिंग लॉस है तो उसको पहनने में शर्म कैसी। हियरिंग एड सिर्फ लेके अलमारी में रखने से सुनाई नहीं देता है। हियरिंग एड लेके उसको पहनना, कैसे पहनना वो समझने के लिए आपको ऑडियोलॉजिस्ट की बार बार मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको ढंग से लगाने के लिए, बैटरी डालने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो आपको एक सिर्फ क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट ही दे सकता है।
और ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऑडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हियरिंग एड में जब आपको लॉस होता है तो वो हियरिंग एड को प्रोग्राम करके देते हैं, सेट करके देते हैं। वो प्रोग्रामिंग के लिए उनके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, कुछ केबल्स होती हैं, तो उससे वो एडजस्ट करके आपके लिए उस हियरिंग एड को तैयार करते हैं, क्योंकि आपका लॉस वो उसमें फीड करा जाता है। बहुत बारी आजकल जो हम देखते हैं, सुनते हैं कि बहुत सारे लोग हियरिंग एड्स जाके ऑनलाइन ले लेते हैं। ऑनलाइन लेने से क्या होता है, ये जो फाइन ट्यूनिंग का ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये आप लोग क्या करते हैं, अपना ग्राफ उनको भेज देते हैं और ऑनलाइन वाले उसको सेट करके वापस भेज देते हैं। पर होता क्या है कि वो पर्सन हियरिंग एड से कभी एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हियरिंग एड खरीदना कहीं से भी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हियरिंग एड सही इंसान से खरीदना, उसकी सही से फिटिंग होना, वो आपको एडजस्ट होना। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, काम सिचुएशन, स्पीच इन नॉइज, स्पीच इन लाउड नॉइज, स्पीच इन कार, कंफर्ट इन नॉइज, म्यूज़िक, स्ट्रीमिंग स्पीच, स्ट्रीमिंग म्यूज़िक, ये इतनी सारी, एक ये ऑटोमेटिक हियरिंग एड का पार्ट होते हैं, इसमें इतना कुछ होता है। तो अगर आप हियरिंग एड ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं तो उस इंसान को जो आपको फ़ोन पे या कोरियर में हियरिंग एड भेज रहा है, उसको आपका लिविंग स्टाइल नहीं पता, उसको आपका हियरिंग स्टाइल नहीं पता, उसको आपका लिसनिंग एनवायरनमेंट्स नहीं पता, वो आपको एक हियरिंग एड सेट करके कैसे दे सकता है। और अगर उसने दे भी दिया तो भी आपको जो एडजस्टमेंट की ज़रूरत है उसके बाद आप कहाँ जाएंगे। कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हियरिंग एड तो लगा लिया ना, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, बट ऐसा नहीं होता। आपकी सुनने का एनवायरनमेंट, आपकी सुनने की जो नीड्स हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ एक ऑडियोलॉजिस्ट ही समझ सकता है। इसीलिए जब भी आपको हियरिंग एड लेना हो, आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ, एक सज्जन थे, उन्होंने हियरिंग एड लिया। उनको हियरिंग एड लगाने के बाद बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि बाथरूम में टैप बहुत तेज़ी से सुनाई देता था, फ्लश करते थे तो इरिटेशन होती थी, जब वो हैंड वॉश करने जाते थे तो वॉश बेसिन का साउंड उनको अच्छे से सुनाई नहीं देता था, इरिटेट करता था। तो बर्तन गिरते थे तो इरिटेट करते थे। तो उन्होंने किसी से हियरिंग एड ले लिया, बट ये अब लगाने के बाद ये इतनी सारी जब उनको प्रॉब्लम आई, तो उनको वो समझ नहीं आया कि मैं उसको अब कांटेक्ट कैसे करूँ। तो उन्होंने ऑनलाइन को जब पूछा, तो ऑनलाइन वालों ने उनको कहा कि आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाइए। जब वो ऑडियोलॉजिस्ट के पास गए तो ऑडियोलॉजिस्ट ने उनको ये सारी चीज़ें सेट करके दी और उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। उसके बाद उनको तब उनको समझ आया और रियलाइज़ हुआ कि हियरिंग एड लेना से, हियरिंग एड लेने से काम ख़त्म नहीं होता, हियरिंग एड लेके उसको अच्छे से सेट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हियरिंग एड्स जितना ज़्यादा हो सके ऑनलाइन ना लेके एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके ही लेने चाहिए। सिचुएशंस आपको जैसे मैंने समझाई थी, ये आपको ऑनलाइन में कोई नहीं समझा सकता। हियरिंग एड की प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हियरिंग एड जब आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास बैठ के फेस टू फेस प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो हियरिंग एड आपके कान में लगा के जब सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं तो वो आपका एक फीडबैक टेस्ट करते हैं। वो फीडबैक टेस्ट में क्या होता है कि वो आपके कान में रियल टाइम एडजस्टमेंट चेक होता है, कि रियल टाइम हियरिंग एड आपके कान में लगा के आपके कान का अकॉस्टिक समझा जाता है, जिससे आपको हियरिंग एड का बेनिफिट मिलता है। अगर आप हियरिंग एड ऑनलाइन करते हैं या ख़रीदते हैं या लेते हैं तो आपका फीडबैक टेस्ट करना इम्पॉसिबल है, और जब तक आपका फीडबैक टेस्ट नहीं होगा, आपके रियल ईयर मेजरमेंट्स असेसमेंट्स नहीं होंगे, आपको हियरिंग एड फ़ायदा नहीं करेगा। आप कितना भी महंगा हियरिंग एड ले लें, जब तक फीडबैक टेस्ट नहीं होगा, आपका हियरिंग एड से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फीडबैक टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके ही हो सकता है। ये तो हुई ऑडियोलॉजिस्ट की और फीडबैक टेस्ट की बात। ये एक ग्राफ है जो बता रहा है कि जब हम आपका हियरिंग लॉस जो है ग्राफ अपने कंप्यूटर में सिस्टम में डालते हैं, उसके बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो असेस करते हैं, एक ऑडियोलॉजिस्ट वो असेस करता है
और उसके बेस पे आपको एग्जैक्ट फिटिंग करके देता है, जिससे आपको हियरिंग एड में फ़ायदा मिलता है। प्रोग्रामिंग में आपकी वॉल्यूम हियरिंग एड की भी सेट की जाती है, आपको कितने इंटेंसिटीज़ चाहिए, आपको कितना हियरिंग एड का आउटपुट होना चाहिए, ये सारा भी एक ऑडियोलॉजिस्ट आपके साथ बैठ के आपके लेवल ऑफ कंफर्ट्स, अनकंफर्टेबल लेवल सब एसेस करके आपको हियरिंग एड प्रोग्राम करके देते हैं। ये तो अभी तक की बात हुई कि हियरिंग लॉस क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। हियरिंग लॉस जब होता है तो ईएनटी के पास कब जाना, ऑडियोलॉजिस्ट के पास कब जाना, हियरिंग एड कैसे लेना, ऑडियोलॉजिस्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है हियरिंग एड में। अब हम बात करते हैं कि हियरिंग एड लगाने के बाद आपको कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, हाउ टू कम्युनिकेट। उसमें भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हियरिंग एड लगाते ही तो इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। तो कुछ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे कि हमेशा आप कोशिश करके फ़ेस टू फेस बात करिए। और जब भी आपको पता है कि आपके घर वाले ने या पहचान वालों ने हियरिंग एड पहना हुआ है, तो आप उनसे चिल्ला के बात करके नहीं करेंगे, आप उनसे स्लोली, धीरे धीरे, नेचुरली, बिना एग्जैजरेट करे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने हियरिंग एड लगाया है, उनको सुनाई देता है और समझ आता है। उसके बाद जब आप नॉइज़ी इन्वायरमेंट्स में जाते हैं, जैसे पे रेस्टोरेंट्स में या शादी में या बर्थडे में, तो वहाँ पे जब आपने हियरिंग एड लगा के जाते हैं तो थोड़े दिन क्राउड से दूर आके, अगर आपसे कोई बात करना आ रहा है, बात करने के लिए आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा शोर से दूर ले जाके बात करिए। उससे आपको अच्छे से सुनाई देगा और समझ आएगा। और कभी भी चिल्लाना नहीं। अगर अगर किसी को हियरिंग लॉस है और उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको दोबारा बोलना है, पर चिल्लाना नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी को हियरिंग लॉस है और उसको हम सुना बुलाते हैं तो वो सुनता नहीं है, तो पहले आप उनको आवाज़ लगा के बुलाइए, या फिर यू कैन टैप ऑन द शोल्डर, और आप उनको एक्सक्यूज मी बोल के बुला सकते हैं, या उनका नाम, वो वहाँ पे टेबल पे वो चीज़ पड़ी है वो लेके आ जाओ, ऐसे नहीं। आप उनका नाम बोल के, दीदी वहाँ पे टेबल पे चीज़ पड़ी है प्लीज़ दे दो, भैया मुझे वो चाहिए, हमेशा अंकल आप ऐसा कर लीजिए। हमेशा उनका अटेंशन लेके फिर उनसे बात करेंगे, तो उनको अच्छे से समझ आएगी आपकी बात, और उनका पूरा अटेंशन आपकी तरफ होगा, वो अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जहाँ मैंने आपको इतना कुछ बताया कि हियरिंग एड प्रोग्रामिंग होती है, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, हार्डवेयर चाहिए होता है, तो क्या आप हियरिंग एड खुद से प्रोग्राम कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो करोना वायरस है, आप घर में हैं, घर से बाहर जा नहीं रहे हैं, तो घर से बाहर बिना जाए हियरिंग एड कैसे प्रोग्राम होगा? और हमें प्रॉब्लम भी है। उसके लिए एक नया फीचर आया है, जिसे बोलते हैं रिमोट प्रोग्रामिंग। आजकल के नए नए और एडवांस हियरिंग एड्स में वो है, जिसमें आपको सिर्फ आपका हियरिंग एड और आपका एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन, जिसमें आपका ये ऐप डाउनलोड कर सकें, वो रखें और ऑडियोलॉजिस्ट को आप कॉल करें, और ऑडियोलॉजिस्ट आपको वाया कॉल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कुछ हद तक। ये हमने एक ट्रायल रिमोट प्रोग्रामिंग करी थी चेक करने के लिए। इसमें जब पेशेंट का हमको फ़ोन आया कि उनको हियरिंग में प्रॉब्लम है, तो हमने उनको ओवर द कॉल सॉफ्टवेयर से कॉल करके उनकी प्रॉब्लम समझ के उनको हियरिंग एड प्रोग्राम करके दिया। ये रिमोट प्रोग्रामिंग की वजह से आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, आप हियरिंग एड प्रोग्राम करा सकते हैं। इसकी भी लिमिटेशंस है, बट कोरोना में इसके फ़ायदे अभी ज़्यादा हैं। कोई अगर आपको लगता है कि मेरी प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको बोला उसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो ज़रूर हमको मैसेज कीजिएगा। विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। डू कॉल अस। थैंक यू। मेरा नाम गरिमा है, मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ, और मेरी ये एक कोशिश थी आपको हियरिंग लॉस के बारे में थोड़ा सा जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए। धन्यवाद।